ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मंत्री राकेश सचान की, जिनको फिलहाल सजा की बात की तो उसके बाद जमानत हुई और जेल जाने से बच गए मंत्री। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, सवाल दिलीप जी के पास एक लेकर आ रहा हूं। बहुत सार्थक सवाल का जवाब मैं जरा चाहूंगा। दिलीप जी, सवाल ये कि जिस मामले को लेकर के मामला किस तरीके से चला, आर्म्स एक्ट के तहत मामला चला, हथियार रखना सीधी सी बात है, चर्चा उस पर होनी चाहिए, कोई अच्छी बात तो है नहीं। नहीं, हथियार रखना अच्छी बात तब नहीं है जब आप बिना लाइसेंस के रखते हैं, गैर कानूनी तरीके से। वैसे तो हथियार रखने की परमिशन सरकार देती है, आर्म्स लाइसेंस सरकार देती है, वो भी विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में है। उसके कई सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं, आपको किस लिए चाहिए, किस कारण से चाहिए। बहुत सारे आर्म्स गार्ड्स होते हैं, मतलब वो अलग अलग कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आर्म्स की लाइसेंस सरकार देती है। जी, गैर कानूनी तब हो जाता है जब आप बिना लाइसेंस के हथियार रखते हैं, गैर कानूनी तरीके से रखते हैं, या ऐसा कोई काम करते हैं जो लॉ में परमिटेड नहीं है। अगर लॉ में परमिटेड नहीं है तो वो गैर कानूनी है। अब उस गैर कानूनी काम की डेंसिटी कितनी है ये कानून तय करता है, कोर्ट तय करता है, और ये न्यायालय तय करती है कि उसके खिलाफ क्या सजा मिलनी चाहिए। और न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो फैसला कानूनी प्रावधानों के ऊपर और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि कोर्ट कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है। दोनों पक्ष, जो वादी है और जो प्रतिवादी है, दोनों को सुनने का बराबर मौका दिया जाता है। तभी हमारे देश में कानून की प्रक्रिया इतने सालों तक चला करती है कि कभी वादी वाद से अलग हो जाता है, कभी प्रतिवादी डेट ले लेता है, और चलते चलते वो निर्णय बहुत सालों बाद होता है। अगर इनमें टाइम बाउंडेशन कर दिया जाए तो शायद ये फैसले जल्दी हो। इस मामले में भी यही तस्वीर नजर आई। हाँ, लगभग 27 साल पुराना मामला है, एक छोटा सा मामला है, 27 साल बाद सजा सुनाई जा रही है। तो आप सोचिए कि बड़े मामलों में कितना ज्यादा, और ये 27 साल, और ये 27 साल मामला कैसे कह सकते हैं? 27 साल किसी विपक्षी के पास निकलता तो उसको ये आतंकवादी बना। अरे मैं सत्ता से नहीं हूँ, ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसको छोटा कैसे कहेंगे? बाकी अपराध आप देखेंगे तो उस मामले में छोटा कहा जाएगा, अपराधों की तुलना की जा रही है। और ये 27 साल अभी यहाँ पूरे नहीं होते हैं, लेना चाहिए। अभी इसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अभी ये मामला और 27 सालों तक खींचा जा सकता है। अच्छा, ये बताइए प्रियंका जी, आपने कहा ये छोटा मामला नहीं है, और जो ईडी की एक तरफ कार्रवाई चल रही है वो कैसा मामला है, और अब अगर ये छोटा नहीं मामला तो अब आप लोग अपनी आवाज कैसे उठाएंगे इस मामले को लेकर, राकेश सचान मामले को लेकर के? देखिए, ईडी का मामला तो साफ, हाँ, कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा। और ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि वो कोई केस ही नहीं बनता। जो कंपनी जो है एक जो है जिसका एक भी पैसा आप ले नहीं सकते हैं, उसको क्या ही आप उसमें आज तक पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है, आपने कोई एक सबूत पेश किया? मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई? कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं है। आप हर बार बुलाते हैं, हर बार बिठाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आप इतने छोटे से कमरे में आप इतनी देर कैसे पेशेंट्स के साथ बैठ गए? तो ये कोई तरीका है किसी विपक्ष के नेता को परेशान करने का? आप अगर महंगाई पर विरोध करते हैं, आप बेरोजगारी पर विरोध करने निकल जाइए, अभी देखिए सड़कों पर डंडे खाएंगे, आप लाठी खाएंगे, आपके ऊपर 144 लगा दी जाएगी, आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। और आप देखिए कि इनके नेता कितनी आसानी से ये कह देते हैं कि नहीं, मैं तो भागा नहीं था। पूरी पुलिस, पूरे देश में फजीहत जब हो गई इनकी, तब जाकर आप ये जो है सम्मान की बात कर रहे हैं। ये सब सम्मानित नेता है, इनके पास इनकी जो है ना, इनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं आने वाला। और आप देखिए, इसके पहले भी कितनी फजीहत कितने केसेस में हो चुकी है। जब तक फजीहत नहीं हो जाती, जब तक मीडिया इन्वॉल्व नहीं हो जाती, ये किसी केस में कोई एक्शन नहीं लेते। इसके पहले कुलदीप सिंह सेंगर का केस आप उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री है लगातार, मतलब एक हिस्ट्री नेताओं के अगर नाम निकाल कर बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चलिए फिलहाल शाम को शाम ही रहने देते हैं, और इस शाम को जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट में ही सवाल करते हैं। दुष्यंत जी, सुबह से शाम हो जाएगी, इतने नामों की लंबी फेहरिस्त प्रियंका जी लेकर के आई हैं, अब कैसे जवाब देंगे? बड़ी चुनौती। देखिए, ये कह रही हैं कि ईडी कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो कोर्ट के माध्यम से हुआ, कोर्ट के आदेश पे हुआ। ईडी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, कोर्ट के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ। उस बात को ये नहीं कह रही हैं। अब ईडी अगर पूछताछ के लिए बुला रही है तो इन्होंने सड़क पे हंगामा किया, पुलिस के कॉलर खींचे, पुलिस से दंगई करी। तो कुल मिला के ये है कि जब इनके परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो ये दंगई बतर आते हैं। जब कोर्ट ने मामला दर्ज किया, आप कैसे उसको झुठला सकते हैं? कोर्ट ने अपने संज्ञान, आप कोर्ट पे उंगली उठाने जा रहे हैं।
पर अपने जितने भी जो है फायदे के लिए करते हैं ना, आप क्यों नहीं करके चीजों को पता कर रहे हैं? देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इनकी खुद मन में चोर बैठा हुआ है। ये अपने नेता को डिफेंड करने के लिए, ये अपने नेता को डिफेंड करने के लिए, ये अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं जिसमें कोई आधार नहीं है, बेसलेस है। देश में बचा रही है अपने पापों को, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आप बड़ी बड़ी बहन यहाँ कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने के लिए बैठी हैं। मुकदमे दर्ज हैं उन पर, वो बेल पे आउट हैं, जमानत में छूटे हुए हैं कोर्ट से। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? पूरे देश का आप कांग्रेस का पूरे देश का कार्यकर्ता। और रही बात लिस्ट की, अगर मैं लिस्ट खोलने में बैठूंगा तो आप पता नहीं ये बहस छोड़ के चली जाएंगी। अगर मैं लिस्ट खोलने पे आ जाऊंगा, कितने अपराध हैं। दिग्विजय सिंह टंचमाल कहते हैं महिलाओं को, आपने क्या कार्रवाई करी? अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी पकड़ी गई, आपने क्या कार्रवाई की? तंदूर कांड आज तक कोई भेला, जस का हत्याकांड कोई भूला है, लेकिन आप इन चीजों पर नहीं बोलेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप उस पर त्यागी जी का नाम ले रहे बार बार, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, उसके मुकदमा नहीं चल रहा है, लेकिन आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी में अपराध करने के बावजूद भी लोगों का कार्रवाई नहीं है। ये मिसाल है, आप राजस्थान में देखिए ना, राजस्थान में अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? राजस्थान में जाती है प्रियंका दीदी कभी? राजस्थान के अपराध दिखते हैं आपको? सबसे ज्यादा भारत में कहीं पर भी सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं तो राजस्थान सरकार में हो रहे हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई नहीं देता कि सबसे ज्यादा हत्या अगर कहीं हो रही है तो राजस्थान सरकार में हो रही है, वो आपको दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है आपको जब श्रीकांत शर्मा पर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी आप मीडिया में बैठ के कह रही है कि श्रीकांत शर्मा पर कार्रवाई नहीं दिखता। क्यों अपने आप ने ऐसे चलिए किसको क्या दिख रहा है? ठीक है जी, ठीक है। मैं राजस्थान नहीं, अभी जरा मैं उत्तर प्रदेश तक ही फोकस रखता हूं। जरा मैं मनोज जी के पास आ रहा हूं। मनोज जी, कुल मिलाकर किसको क्या दिख रहा है इस पूरी कवायद के बीच? जनता की, जनहित की बात कहां पर है? जनता किसको दिख रही है? सवाल ये है। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। एक दौर ऐसा आया था, और मेरे ख्याल से वकील साहब मेरी बात से सहमत होंगे, कि कोई भी अपराधी अपराध करता था और वो कहता अरे चलो जमानत हो जाएगी, मैं छूट जाऊंगा। ये एक दौर था, हत्याएं होती थी, बदमाशियां होती थी, और बड़ी आसानी से कोई उनके सामने गवाह नहीं आता था, और सज़ा भी इस तरह होती थी कि अरे चलो हमको जमानत मिल जाएगी, हमारे खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। अपराध का ग्राफ बड़ा था। लेकिन जब से फास्ट ट्रैक बने, कोर्टें बनी और तमाम सारे परिवर्तन हुए, तो अपराध कंट्रोल होना शुरू हुआ। जिसको नहीं बीजेपी रोज पानी पी के कहती हमने ये वाला अपराध खत्म कर दिया, हमने वो वाला अपराध खत्म कर दिया। कोई अपराध किसी के खत्म करने से नहीं होता है, जब आप उसकी सजा तय करते हैं तब अपराध खत्म होते हैं। आप कह रहे हैं कि अवैध असलाह कोई मामूली बात है, तो मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा। ये तो उत्तर प्रदेश वही है जहाँ चूना पुट्टी मिलती तो पीटीएन बन जाता है कि ये सबसे विस्फोटक है कि सारी विधानसभा उड़ जाती। और कहीं अगर किसी मुस्लिम के यहाँ, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, किसी मुस्लिम के यहाँ अगर 2 प्रेशर कुकर नए मिल जाए तो वो आतंकवादी हो जाता। यही तो उत्तर प्रदेश है, यही तो जांच एजेंसियों ने बताया है। तो एक व्यक्ति के पास अगर अवैध असलहा मिला है तो उसको लेके आखिर उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार क्यों नहीं सीरियस है? क्या प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? या ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में आप लगातार कह रहे हैं ना कि कांग्रेस में या विपक्ष में बड़े अपराधी हैं, क्यों आप इस तरह का नाम लेते हैं? जितने अपराधी, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट जितने थे सब तो आपने ले लिए, बचा कौन? जिस पे भी आपने थोड़ा सा शिकंजा कसा वो भाग के आपके यहाँ चला आया, आपने उसको अपने यहाँ स्वागत कर लिया। तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट आलोक जी इसलिए हो रही हैं कि बीजेपी की मंशा अपराध से लड़ने की नहीं है। हाँ, अगर विपक्ष का कोई नेता है तो उसका मकान गिराने की है, उसको जेल भेजने की है, उस पर तुरंत कार्रवाई करने की है। लेकिन अगर उसका कोई अपराधी है तो वो फिर नहीं मिलेगा। जी, चलिए समय बहुत कम है, छोटा छोटा टिप्पणी सबसे ले लूं एक बार। दुष्यंत जी, लगातार जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, बुलडोजर लगातार चल रहा है, उसके बाद भी, और उसका जीता जाता उदाहरण आज नोएडा में सामने आया लंगड़ा त्यागी को लेकर, उसके बाद भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। नहीं, विपक्ष का काम है आवाज उठाना। विपक्ष इस तरह की बातें करता रहता है, लेकिन एक बात मानिए, अगर राकेश सचान जी के खिलाफ
कोर्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें सहयोग करती या सरकार सहयोग करती तो क्या उनको सजा बोल पाती, क्या उनका दोष सिद्ध हो पाता? लेकिन दोष सिद्ध हो गया, सजा भूल गई, उस पर भी ये उंगली उठा रहे हैं। श्रीकांत त्यागी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, उसको अपराध मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वहां एसडीएम डीएम घर जाके उस महिला से मिल रहे हैं, अपराधी के पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है और उसको पकड़ने के लिए टीम लगा दी है, 25,000 रुपए का इनाम लगा दिया। उसके बाद भी उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे अपराधी ऐसे जिनको सजा हुई है, जमानत नहीं मिलती है, महीनों नहीं सालों नहीं 6 महीने उनको जमानत नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसी कानून व्यवस्था के आधार पर न्याय प्रणाली के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने दोबारा चुना है, तो इनको तो कहने में शर्म अपराधियों को आप जमानत दिलाते फिरोगे। अगर दोबारा चुना है तो अपराधियों को जमानत दिला दोगे तुरंत। अपराधों में मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे। रुक जाइए, एक सवाल के जवाब में दिलीप जी के पास आऊंगा। दिलीप जी, सारा का सारा जो सवाल है बोलूँ वो ये है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सजा हुई और तुरंत जमानत मिल गई, ऐसा तो कई मामलों में होता है और कई बार ऐसा हो भी चुका है। लेकिन आइडियल तो आलोक जी तब होता, मैं सवाल और जोड़ दूं, आइडियल तो तब होता कि देखिए आर्म्स एक्ट में हमारे मंत्री को सजा हुई और बीजेपी ने तत्काल उनका इस्तीफा ले लिया जी, और अब जब वो उनके न्याय पर क्या आइडियल है तो होगा जी। जो जानकार बैठे हैं दिलीप जी, मैं उनसे ही समझूंगा। दिलीप जी जरा चाहूंगा कि सरकार इस्तीफा लेती नहीं लेती ये राजनीतिक मामला है, सरकारी बिल्कुल मामला है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो सजा सुनाने के बाद उनको तुरंत जमानत मिल गई, ये कानूनी प्रावधान है और ऐसा कई बार हुआ, ये पहली बार नहीं हो रहा है और ये कानून में ऐसा प्रोविजन दिया है, तभी अदालत ने ऐसा किया। अगर कानून में ये बाध्यता होती कि सजा देने के तुरंत बाद जमानत नहीं दी जा सकती तो अदालत नहीं दे सकती थी। इसके लिए अगर आपको किसी को दोष देना है तो आप उस कानून को दोष दीजिए जिसमें प्रावधान किया गया है और वो कानून करूंगा। चलिए, नहीं सवाल ये कि कानूनी प्रावधान है, बिल्कुल कानूनी प्रावधान की बात कर रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं सभी मामलात में जमानत लगभग मिलती है, अपराधी कोई भी हो अगर उसकी है तो मिलनी चाहिए थी। कितने सारे ऐसे नेता हैं जेलों में बंद जिनको 5 साल 6 साल 7 साल हो गए हैं, उनको जमानत तक नहीं मिली और सजा हो गई उसी जेल से। अब बताइए ये कौन सी प्रक्रिया है जी? कौन सी प्रक्रिया? दिलीप को जमानत नहीं मिली और जेल से ही सजा हो गई। वो मामले उन पे क्या दिलीप जी, क्या सजा है, कौन सी धाराएं लगी? मुझे लगता है कि वो उस पर भी निर्भर करता है। दिलीप जी मुझे दिलीप जी से पूछेंगे, जानकार जब बैठे हैं तो हम लोग क्यों चर्चा करें? जी जी, कानून की एक ही धारा होती है और एक ही धारा के ऊपर हजारों केसेस होते हैं। केसेस डिपेंड करते हैं क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, क्या दलीलें प्रस्तुत की गई हैं, क्या फैक्ट ऑफ द केस है। धारा पे नहीं जाया जाता है कि इस धारा में मर्डर किया है ना तो इनको मर्डर में क्यों छोड़ा गया, इनको मर्डर पे क्यों सजा दी गई। फैक्ट ऑफ केस समझा रहे हैं और आप सवाल उठा रहे हैं प्रियंका जी। फैक्ट्स और ग्राउंड्स। आप ये बताइए, वर्तमान में एक कैबिनेट मंत्री उसके खिलाफ गवाही देने से पहले 10 बार सोचेगा आदमी। ये मामला कोर्ट का नहीं है। कोर्ट इस बात पर नहीं जाती कौन गवाही देने आ रहा है, जो गवाही देने आएगा कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा। सरकार है भ्रष्टाचार को अपने अंदर पनपने दे रही है पूरी तरीके से, इनके पूरे नेता भ्रष्टाचारी है। किस तरह से अवैध इसमें मूल बात ये निकल के आती है जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो स्पष्ट भी है लगभग। ठीक है प्रियंका जी, तबादलों में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ उत्तर प्रदेश, सब कुछ आप सब समझ लीजिए, खुद ही समझा लीजिए, खुद ही समझ लीजिए। जो दिलीप जी ने कहा कि एक ऐसा प्रावधान है, इसको शायद समझ सही कर रहे हैं। एक मिनट दिलीप जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार उस पे पैरोकारी ढंग से नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जमानत पे ऑब्जेक्शन सरकार को करना चाहिए नहीं करना चाहिए जी? क्या सरकार ने किया? नहीं किया। अगर सरकार ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, सरकार कायदे से पैरोकारी नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे जज साहब तो अपने उस आधार पे दे ही देंगे। तो सरकार शिथिल है। दिलीप जी, इसमें सरकार को क्या पैरोकारी करनी चाहिए? रुक जाइए, बिल्कुल ये विपक्ष तो सवाल उठा सकता है। मनोज जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर सरकार ने पैरोकारी न करी होती तो सजा नहीं मिलती जी। सजा मिली है इसका मतलब सरकार की पैरोकारी से ही मिली है। 27 साल पुराना केस है, निश्चित तौर पे वो फाइनल स्टेज पे रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मनोज जी, ऐसा नहीं है मनोज जी। 27 साल से पुराने मामले भी हैं, किसी कोई टाइम कोई समय बाध्यता नहीं है कि 27 साल में केस डिसाइड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो 27 साल से भी ज्यादा लंबित पड़े हुए हैं। ये सजा मिली है, इसका मतलब सरकार की तरफ से पैरोकारी हुई है।
जमानत दी गई है तो सरकार की पैरोकारी कमजोर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सब कुछ एक प्रावधान के तहत हुआ है। एक एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा आपसे जी। दुष्यंत जी, कुल मिलाकर के जो सवाल उठ रहे हैं तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जबकि कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, साफ तौर पर ऐसा प्रावधान है? जी, ऐसा प्रावधान है और कानूनी प्रक्रिया का हम निर्णय जो आया है हम उसका स्वागत भी करते हैं और कानून पे हमें पूरा भरोसा है, कानूनी प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। बाकी विपक्ष जो भी कहता रहे, उनकी आदत है विपक्ष को हर काम में उंगली उठानी है, लेकिन कानून अब कानून की अगर जो बना हुआ है, आप सभी लोगों ने, ये बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर संसद में जो कानून बनाया है तो उस पर विश्वास रखना चाहिए, संविधान पर विश्वास रखना चाहिए और उसी के आधार पर काम हो रहा है। अन्यथा ये लोग जाएं हाई कोर्ट में जाए उनकी जमानत को खारिज कराने के लिए, क्यों नहीं जाते हैं अगर इन्हें भरोसा है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, किसी अपराधी के खिलाफ अगर जब कोई आपराधिक मामला चल रहा, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा वक्तव्य सही हो तो ज़रूर बताएं। सरकार ही तो उसके खिलाफ लड़ती है, बनाम सरकार ही तो होता है। सरकार क्या कह रही, आज जिस पार्टी की सरकार, उसके प्रवक्ता कह क्या रहे हैं, आप इसी से वो स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। यानी कि सरकार की मंशा अपराधी से लड़ने की, अपराध से लड़ने की नहीं है। हाँ, विपक्ष का अगर कोई जो उसमें फंस गया तो उससे लड़ने के लिए इन्होंने निश्चित तौर पे ये बात स्पष्ट कर दी और कह दिया, अगर आज ये सरकार मजबूती के साथ खड़ी होती, सरकार का वकील मजबूती के साथ लड़ रहा होता, तो निश्चित तौर पे अपराधियों को एक आइडियल मिलता। किसी को भी जमानत मिल सकती है, किसी को भी सजा हो सकती है, मंत्री या कैबिनेट मंत्री की नहीं है, सरकार की बात है कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, जल्दी से बड़े स्टार हैं, सलमान खान बड़े स्टार हैं, और उनपे जो मामलात राजस्थान में चले, वो सोचिए कितने कितने दिन उनको जेल में रहना पड़ा। आर्म्स एक्ट का ही मामला था, संजय दत्त को तमाम ऐसे उदाहरण सामने। मैं एक बार दुष्यंत जी की टिप्पणी चाहूंगा। दुष्यंत जी, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, जो मनोज जी ने सवाल उठाए, जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपसे दुष्यंत जी। जवाब नहीं है जी। दुष्यंत जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे? कह रहा हूं, कानून प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है भाई। कानून अगर सरकार उसके खिलाफ नहीं होती तो क्या उन्हें सजा मिलती? कह रहा हूं समय बहुत कम है। देश में कानून की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ है, उसी के हिसाब से काम चल रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। जो भी हुआ, कहने का तात्पर्य यही भी, जो कानूनी जो पेचीदगियां थी, जो एक प्रक्रिया थी, उन्हीं के तहत हुआ। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, दुष्यंत जादव जी आपका भी, दिलीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।